गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज जो हार्मोन्स की बात करेंगे वो गोनेड से रिलेटेड, मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे उनकी बातें करेंगे। ध्यान से समझे बेटा एक एक पोर्शन को, और इसी का पोर्शन 12th क्लास में भी आएगा, तो इसीलिए मैं 11th का ये लास्ट पोर्शन है और 12th क्लास का जो फर्स्ट पोर्शन है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पोर्शन है। तो कुछ बातें जो आपको वहां पढ़ने को मिलेंगी उसको मैं यहाँ पर भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इजी वे से समझने में सहायता मिलेगी। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं टेस्टिस के बारे में। 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर, और बेटा जी ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ड्यूअल फंक्शन, इसका मतलब ड्यूअल फंक्शन का मतलब यहां पर दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है बेटा जी गैमिट फॉर्मेशन, और वो गैमिट क्या है? स्पर्म। इसीलिए इसे ये बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? एंडोक्राइन नेचर, मीन्स हार्मोन रिलीज करना। गैमिट फॉर्मेशन होगा और गैमिट जो है वो मूव करेगा, तो उसके लिए डक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और एंडोक्राइन जो हार्मोन है उसके लिए कोई डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब यहां पर डक्ट है और एंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं है। इसीलिए टेस्टिस को या गोनेड्स को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड कहा जा रही है बेटा जी? मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर है यहां तक सभी को? टेस्टिस 1 पेयर या एक जोड़ी में है, मेल के अंदर है, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब गैमिट फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन भी कर रहा है, मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, और एंडोक्राइन फंक्शन मींस हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। और एंडोक्राइन फंक्शन करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा, तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर हार्मोन जाएंगे, तो यहां पर किसी डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। गैमिट फॉर्मेशन करेगा तो डक्ट के थ्रू स्पर्म मूव करेगा, तो यहां पर डक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड में इसे रखा गया है। इसी को क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन। क्लियर है यहां तक? अब बेटा हार्मोन की फॉर्म में क्या रिलीज कर रहा है? हार्मोन की फॉर्म में मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन रिलीज करता है, और ये एंड्रोजन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। सीएनएस पर इफेक्ट डालकर मेल सेक्सुअल बिहेवियर, इसी को बोलते हैं लिबिडो, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब है मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना। किसका फंक्शन है? एंड्रोजन का। अब एंड्रोजन कौन कौन से हो सकते हैं? टेस्टिस से रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है। ये सभी के सभी जो मैंने यहां पर लिखे हैं वो सभी के सभी क्या है? एंड्रोजन हार्मोन। और ये एंड्रोजन हार्मोन लेस अमाउंट में हो जाए तो बेटा यूनुकोइडिज्म हो जाता है,
मीन्स ऐसा मेल होगा जो स्टेराइल होगा, फंक्शनल गैमेट नहीं बना पाएगा, स्पर्म नहीं बन पाएंगे। क्लियर? तो टेस्टिस कितने हैं? 1 पेयर ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी को मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन की फॉर्म में रिलीज हो रहा है। एंड्रोजन सीएनएस पर इफेक्ट डालकर मेल सेक्सुअल बिहेवियर में इंफ्लुएंस डाल रहा है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर में इंफ्लुएंस लाता है तो ऐसे एंड्रोजन कौन कौन से हो सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है। और एंड्रोजन की अमाउंट यदि लेस हो जाए तो वो मेल स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब वो गैमेट नहीं बना पाएगा। यूनिकोइडिज्म, इसका मतलब वो मेल का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। मेल के अंदर मेल गोनेड्स या मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये तो बात हुई एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो एंड्रोजन हार्मोन है कौन रिलीज करवा रहा है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH कहां का हार्मोन है बेटा जी? एंटीरियर पिट्यूटरी का। एंटीरियर पिट्यूटरी, ये ICSH कौन सी सेल पर काम करता है? लीडिंग सेल्स पर। और ये जो लीडिंग सेल्स है इन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या मीनिंग हुआ बेटा जी? ICSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है वो इफेक्ट किस पे डाल रही है? लीडिंग सेल पर। लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। और ये लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल क्या रिलीज करती हैं? एंड्रोजन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये लीडिंग सेल्स कहां पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें टेस्टिस की ट्रांसफर सेक्शन, टेस्टिस की कट सेक्शन देखनी पड़ेगी। उस कट सेक्शन में हमें इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई होगी। तो देखिए बेटा, टेस्टिस की कट सेक्शन है टेस्टिस का TS। देखिए बेटा कैसा दिखाई दे। कट सेक्शन में आपको इस तरीके से ट्यूब्स दिखाई देंगी। इन्हें बोल रहे हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। और इनके बीच में जो ये स्पेस है, यहां पर जो ये सेल है इन्हीं को बोलते हैं लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट है।
ये जो सेल है जो रेड कलर में मैंने शो की है, इन्हें बोलते हैं बेटा जी नर्स सेल, या इन्हीं का नाम है सर्टोली सेल, या इन्हीं का नाम है सस्टेंटाकुलर सेल। ये कौन सी सेल हो गई? लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। ये कौन सी सेल होगी? नर्स सेल, सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। और ये मेल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, पीजीसी बोलते हैं। लीडिंग सेल्स का पता लग गया। लीडिंग सेल्स जो सर्टोली सेल्स का पता लग गया। सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। मेल जर्म सेल सर्टोली सेल के अटैच में है। और ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो एक गैप है, यहां पर लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स है। ये क्या रिलीज करेंगी? एंड्रोजन। और नर्स सेल्स या सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंड इनिबिन। एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, एंटी मुलेरियन फैक्टर और इनिबिन, ये तो फंक्शन है बेटा जी सस्टेंटाकुलर सेल या सर्टोली सेल का। और लीडिंग सेल्स का फंक्शन है एंड्रोजन रिलीज करना। किस फॉर्म में? टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म। तो ये कट सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी करने को मिलेगा। और वहां पर बताया जाएगा इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप है, वहां पर लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है जो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रही है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल एंड नर्स सेल्स या सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल्स हैं। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और स्पर्म का मैच्योरेशन भी हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? आपसे कहा जाए लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करती हैं? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। इस एंड्रोजन का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटा जी यहां पर, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी कौन सा है? टेस्टिस। और इस प्राइमरी से टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज हो रहा है, तो सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एपिडिडाइमस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल है, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और क्या कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको पहले भी बताए थे मैंने। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे कि फेशियल हेयर है, दाढ़ी का आना, मेल लाइक वॉइस, लो पिच या भारी आवाज, इलोंगेशन ऑफ बोन, बोन इलोंगेट हो जाना, मीन्स हमारी जो हड्डियां हैं उनका लेंथ जो है वो बढ़ जाता है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ये जो एरिया है ये क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। इसके अलावा ये एनाबॉलिक इफेक्ट डालता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे। एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस होना। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहां पर सिंथेसिस होगा, इसीलिए बोलते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, उसको प्रोमोट करता है। एरिथ्रोपोइसिस मींस आरबीसी फॉर्मेशन को भी प्रोमोट करता है। ये सभी फंक्शन किसके? एंड्रोजन के। और जो सर्टोली सेल या नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर रिलीज कर रही है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो एंड्रोजन हार्मोन है इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर, मुलेरियन जो होता है वो फीमेल डक्ट को बोलते हैं। एंटी मुलेरियन का मतलब होता है मेल के अंदर फीमेल डक्ट का फॉर्मेशन ना हो पाए। और इनिबिन क्या करता है? इनिबिन एफएसएच की एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, तो एफएसएच को इनिबिट करने का काम करता है।
दोबारा देखिए, एंड्रोजन के फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोमोट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एरिथ्रोपोइसिस। और यहां पर एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर जो है ये एंड्रोजन की कंसंट्रेशन या उसकी सांद्रता को बनाए रखता है। एंटी मुलेरियन फैक्टर जो है, ये एंटी मुलेरियन फैक्टर ये मेल के अंदर फीमेल डक्ट को बनने से रोकता है। इनिबिन एफएसएच की एक्टिविटी को इनिबिट करने का काम करता है। क्लियर है बेटा जी यहां तक? ये तो बात हुई टेस्टिस या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। अब आपसे 12th क्लास में यह भी पूछा जाएगा कि टेस्टिस की लोकेशन कहां पर होती है। तो टेस्टिस की लोकेशन जो है, गोनेड कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की लोकेशन पेल्विक रीजन में होती है। पेल्विक रीजन हमारा ये पोर्शन, और इस पेल्विक रीजन में बॉडी से बाहर, या मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन से बाहर इसकी लोकेशन होती है। शुरुआती टाइम पर या शुरुआती जन्म के समय पर यदि देखा जाए, मैं कह सकता हूं जन्म से ठीक पहले इनकी लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में होती है, लेकिन जन्म के कुछ समय पहले ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों आए बेटा? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होना जरूरी है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी इसका है 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में थे, वहां से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में आए। क्यों? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है? कम है, और टेम्परेचर कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस इजी वे से पॉसिबल हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से एक सिंगल टेस्टिस ये है। इस सिंगल टेस्टिस में इस तरीके से आपको लोबुलर पार्ट में सेप्टा दिखाई देंगे, और इसके चारों तरफ इस तरीके से कवरिंग्स होंगी। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, मिडल कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग। इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडल को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आपसे पूछ लिया जाए टेस्टिस को कवर करने के लिए सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। मिडल क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इनर क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इस तरीके से टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? तो बेटा जी, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, और टेस्टिस के जो हार्मोन है वो, उनके फंक्शन, टेस्टिस का कट सेक्शन, ये सभी पार्ट आपको 12th क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर भी इस तरीके के कुछ पार्ट आपको स्टडी करने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा पार्ट देख रहे हैं यहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो क्या है? ओवरी। यहां पर बेटा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये ओवरी, और यहां पर ये जो दिखाई दे रही है ये भी क्या है? ओवरी। यहां पर दो अटैचमेंट साइट है, एक यहां पर और एक यहां पर। इस अटैचमेंट साइट को बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और इस अटैचमेंट साइट को बोलते हैं मीजोवेरियम।
क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन इसका पार्ट ओवरी वाला हम यहां कवर कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। ओवरीज का नंबर 1 पेयर है। फीमेल में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा, इट मींस ओवा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। सेकंड एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रहा है। एंडोक्राइन फंक्शन जो कर रहा है इसका मतलब यहां पर हार्मोन भी रिलीज करेगा, तो मैं कह सकता हूं ये भी क्या कर रहा है, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एक फंक्शन क्या हुआ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, और दूसरा फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन की फॉर्म में क्या रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो ग्रोविंग फॉलिकल से रिलीज होगा, जो फॉलिकल ग्रोथ कर रही है उनसे रिलीज होगा। सेकंड प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा। थर्ड रिलैक्सिन जो कार्पस अल्बिकेन से रिलीज होगा। इन तीनों का अलग अलग पार्ट से रिलीज होना और इनका फंक्शन परफॉर्म करना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, फीमेल मेमोरिक ग्लैंड में और फीमेल के प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन पर अलग अलग जगह पर ये काम करता है। इन सभी के अभी फंक्शन हम देखेंगे, उससे पहले हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी की लोकेशन। ये ओवरी, एक साइड में ओवेरियन लिगामेंट है, एक साइड में मीजोवेरियम। इसके बाद ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के यहां पर अलग अलग 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3। ये जो पार्ट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसे बोलते हैं फिम्ब्री। उसके बाद पहला पार्ट शुरू होगा, ये फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। जो ये सेकंड पार्ट है इसे बोलते हैं एम्प्यूला। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। थर्ड पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। मीन्स ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का क्लोजेस्ट टू ओवरी वाला पार्ट है इनफंडिबुलम, और क्लोजेस्ट टू ये वाला पार्ट है यूटेरस, गर्भाशय जिसे बोलते हैं, वो पार्ट है इस्थमस। तो मैं कह सकता हूं ये पार्ट कौन सा है, यूटेरस। इसी को क्या बोलते हैं, वॉम, और इसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरा। ये तीनों वर्ड, यूटेरस है, वॉम है या हिस्टेरा है, एक नेम होता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है किसी फीमेल में इस यूट्रस को निकाल दिया गया है। सिंपल फॉर्म में हम इसे बोलते हैं बच्चादानी। ये यूटेरस, वॉम या हिस्टेरा या बच्चादानी इसी को बोल रहे हैं। इसकी 3 लेयर हैं अलग अलग, एक सबसे बाहर की, एक मध्य की और एक सबसे अंदर की। मीन्स आउटर, मिडल और इनर। सबसे आउटर जो है ये है पेरीमेट्रियम, मिडल जो है ये है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की जो ये लेयर है ये है एंडोमेट्रियम। सबसे बाहरी लेयर पी फॉर पेरीमेट्रियम। सेकंड एम फॉर मायोमेट्रियम एंड ई फॉर एंडोमेट्रियम। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट ओवरी का हो गया, ये वाला पार्ट फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का हो गया, ये वाला पार्ट यूटेरस या वोम्ब या हिस्टेरा का हो गया, और ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम
सर्विक्स, और सर्विक्स फाइनली कहां पर खुलेगा? वेजाइना के अंदर। तो ये पार्ट तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरीज। ओवरीज का ड्यूअल फंक्शन क्या हुआ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह, मींस ओवा फॉर्मेशन करेगी। फीमेल बॉडी के अंदर नेचुरल साइकिल, जिसे मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसका लगभग टाइम पीरियड 28 डेज का है, ये ईच ओवेरियन साइकिल विल प्रोड्यूस वन ओवा। एक ओवेरियन साइकिल के अंदर केवल एक ओवा प्रोड्यूस होगा, और वो भी सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। क्लियर? इसका मतलब पहला फंक्शन तो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की फॉर्म में ओवा या गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। कौन कौन से पार्ट? ग्रोविंग फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस। तो ये वर्ड हमें समझ में आना चाहिए, ग्रोविंग फॉलिकल क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, कार्पस एल्बिकेंस क्या है। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। यदि आपसे ये कह दिया जाए रिलैक्सिन के फंक्शन क्या है, तो रिलैक्सिन कार्पस एल्बिकेंस से रिलीज हो रहा है, लेकिन फंक्शन है सॉफ्टन प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन को सॉफ्ट कर देता है, जिससे हेल्प्स इन पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म में आसानी होती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जैसे जैसे डायलेट होगा, वेजाइनल ओपनिंग डायलेट होगी और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाएगा। तो रिलैक्सिन का फंक्शन तो ये है। क्लियर है बेटा? दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होगा। ये कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होकर क्या क्या काम करेगा? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये एंडोमेट्रियम लेयर दिखाई दे रही है, इस एंडोमेट्रियम को थिक बना देता है, मोटा बना देता है। इसीलिए इसको मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। दूसरा, मेमरिक ग्लैंड में एल्यूलाई फॉर्मेशन करता है। हमारे लंग्स में भी एल्यूलाई होती है, मेमरिक ग्लैंड में भी एल्यूलाई। एल्यूलाई फॉर्म होगी तभी तो मदर के मेमरिक ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होगा। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना और एल्यूलाई फॉर्मेशन करवाना मेमरिक ग्लैंड में, यह काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। कहां से रिलीज हुआ? कार्पस ल्यूटियम से। अभी बताऊंगा कार्पस ल्यूटियम क्या है। रिलैक्सिन का क्या काम था? प्यूबिक सिम्फाइसिस को सॉफ्ट करना और चाइल्ड बर्थ में या पार्चुरेशन में हेल्प करना। ये कार्पस एल्बिकेंस रिलीज करता है। अब बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ग्रोविंग फॉलिकल से रिलीज होता है। ये एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनको मेंटेन करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या है? आवाज का पतला होना, मींस हाई पिच वॉइस। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? मेल की तरफ अट्रैक्ट होना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में और क्या है? फेशियल हेयर जो होते हैं उनका अब्सेंस होना, मीन एब्सेंट होना। हाई पिच वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज का पतला होना, आवाज का चीखने चिल्लाने वाली आवाज का होना, उसी को बोलते हैं बेटा हाई पिच वॉइस। तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हाई पिच वॉइस को जनरेट करता है, और ग्रोविंग फॉलिकल से ये रिलीज हो रहा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ग्रोविंग फॉलिकल क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, कार्पस एल्बिकेंस क्या है। क्लियर? एक बार इस पोर्शन पर भी नजर डाल देते हैं कि ग्रोविंग फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस क्या है।
देखिए बेटा, एक छोटा सा हम डायग्राम देखते हैं। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका देखते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 से 15 ईयर पर स्टार्ट होता है और 50 से 55 ईयर पर स्टॉप होता है। स्टार्ट होने को बोलते हैं मीनार्की और इसको बोलते हैं मीनोपॉज। पॉज मीन्स रुकना। हार्मोन के बेस पे देखा जाए तो मैं एक डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं। 12th क्लास में आपको दोबारा स्टडी करना पड़ेगा। 0 से लेकर ये 5 डेज, ये 14 और ये 28 डेज। यहां पर आपको अलग अलग हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके का एक डायग्राम देखने को मिलेगा। क्लियर? इस डायग्राम में यहां पर इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, ऐसे, और यहां पर अलग अलग 4 डिफरेंट हार्मोन का रोल देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट मैं इसे ए लेबल कर रहा हूं, यहां पर बी लेबल कर रहा हूं, यहां सी लेबल कर रहा हूं, यहां डी लेबल। डी वाले में यहां पर हाई पीक आई है, ये बेटा जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। सी में 2 जगह पर पीक आई है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। 14 डेज पर पीक आई है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये एफएसएच हार्मोन। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल जो टाइम पीरियड मैंने बताया 0 से लेकर 28 डेज का। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली 1 ओवा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब 28 डेज में ओवरी का नंबर 2 है, लेकिन सेकेंडरी oocyte 1 बनेगी। इसका मतलब 1 मंथ में दोनों ओवरी में से एक फंक्शनल होगी। तो यहां पर एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, यहां पर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां पर एस्ट्रोजन और यहां पर प्रोजेस्टेरोन। तो 0 से लेकर 5 डेज का जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं मेंसस। इस टाइम पीरियड में 0 से लेकर 5 जो ये टाइम पीरियड है, इसमें एंडोमेट्रियम फीमेल बॉडी से टूटकर बाहर आ जाती है, प्लस एंडोमेट्रियम टूटेगी तो ब्लड भी आएगा, और जो सेकेंडरी oocyte जो है उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो भी रप्चर्ड हो चुकी है, वो बाहर आई। तो मेंसस में क्या क्या होगा आपसे पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं इसके अंदर ब्लड प्लस एंडोमेट्रियम प्लस सेकेंडरी जो oocyte है वो पेरिस्ट हो चुकी है। पेरिस्ट का मतलब होता है वो खत्म हो चुकी है। ये तो 0 से लेकर 5 डेज का टाइम पीरियड। अब 5 से लेकर 14 तक ये है प्री ओवुलेटरी फेज। 14 डेज को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज और इसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसका मतलब यहां पर ओवा रिलीज नहीं हुआ है, ओवुलेटरी फेज, यहां पर ओवा रिलीज हुआ है और ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज है। तो 0 से लेकर 28 डेज का बात कर रहे हैं। 0 से लेकर 5 जो टाइम पीरियड है ये तो मेंसेस का हो गया। 5 से लेकर 14 ये इसी को बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेशन फेज। प्री ओवुलेटरी फेज क्यों नाम दिया गया?
क्योंकि यहां पर ओवुलेशन नहीं हुआ है, ओवुलेशन से पहले का टाइम पीरियड है। फॉलिकुलर क्यों बोला? क्योंकि यहां पर फॉलिकल बनेंगी 1 2 3 एंड 4। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्सरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, इसीलिए इसका नाम क्या दिया? फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेशन क्यों दिया? क्योंकि यहां पर एंडोमेट्रियम जो टूटकर गिरी थी, उस एंडोमेट्रियम का दोबारा प्रोलिफरेशन हो रहा है, वो बन रही है। तो प्री ओवुलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए पहला रोल एफएसएच का है। ग्राफियन फॉलिकल बन चुकी है। अब ग्राफियन फॉलिकल, अब देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये ग्रोविंग फॉलिकल होगी ना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बन रही है। तो ये ग्रोविंग फॉलिकल क्या रिलीज करेंगी? एस्ट्रोजन। पता लग गया ग्रोविंग फॉलिकल किसको बोल रहे हैं? प्राइमरी का सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्सरी, टर्सरी का ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होना, इट मीन्स ये ग्रोविंग फॉलिकल एस्ट्रोजन को रिलीज कर रही है। इसीलिए सेकेंड हार्मोन जो पीक आई है वो एस्ट्रोजन की आई है। पहली हार्मोन पीक मीन्स ये हाइट जो है एफएसएच की है, दूसरी किसकी है? एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, ये मैच्योर फॉलिकल अब क्या होगा? रप्चर होगा। ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से ओवुलेशन होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कौन करेगा? एलएच। एलएच, तो ये एलएच क्या करवाएगा? एलएच सर्ज, मीन्स एलएच का लेवल ज्यादा है, ये क्या करवाता है बेटा? ओवुलेशन। एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन में बताया था मैंने। यहां पर ओवुलेशन हो गया, इसीलिए देखो 14 डेज यहां पर एलएच की लेवल ज्यादा है। जैसे ही एलएच सर्च से ओवुलेशन हुआ, अब ये ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट जो टूट गया है, ये क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम। इसीलिए इस पोस्ट ओवुलेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, और इसी से सीक्रेटरी फेज नाम दिया गया, क्योंकि यहां पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन हो रहा है। ये देखो यहां पर ल्यूटियल फेज, कार्पस ल्यूटियम बन गया। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसीलिए देखो यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया। तो ग्रोविंग फॉलिकल ने एस्ट्रोजन बनाया, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाया, और जैसे ही ये ओवुलेशन हुआ है यहां पर, तो सेकेंडरी oocyte बनी है। यदि इसको स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म इसको मिलेगा नहीं, यहां पर इस सेकेंडरी oocyte को जो रिलीज हुई है वहां पर यदि स्पर्म नहीं आया, तो ये धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, और डीजनरेट होने को क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस बन गया है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे डिक्रीज करेगा, तो 28 दिन के ठीक बाद में यहां पर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बना है। कार्पस ल्यूटियम बनने पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनाकर रखता है। जैसे एंडोमेट्रियम यहां पर डिक्रीज होना शुरू हुई, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। तो सडन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो आपने एफएसएच का रोल देखा, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एलएच का रोल देखा, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एस्ट्रोजन का रोल देखा और प्रोजेस्टेरोन का रोल देखा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये ओवरी के हार्मोन है। यहां पर क्लियर है? समझ में आ गया ग्रोविंग फॉलिकल क्या है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, कार्पस एल्बिकेंस क्या है। यदि प्रेगनेंसी लंबे समय तक चली तो कार्पस ल्यूटियम डैमेज नहीं होगा, 9 मंथ तक कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा। और यदि उस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म नहीं मिला, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये कार्पस ल्यूटियम ठीक 14 डेज बाद, इसका मतलब 14 में 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, और 14 में 14 ऐड करते ही 28 डेज पर
कार्पस एल्बिकेंस बन चुका है, तो नेक्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्पस एल्बिकेंस बनते ही प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो चुका है। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा, कहीं पर भी आपसे यह पूछ लिया जाए कि ओवुलेशन डेट निकालें, ओवुलेशन डेट, कि आपसे एक पूछा गया है कौन से दिन ओवुलेशन हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल डेज काउंट करो -14 कर दो, उस दिन ओवुलेशन होगा, क्योंकि ये जो सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज है ये फिक्स है, 14 डेज की होती है, तो इसमें से टोटल डेज जो है उनमें से 14 माइनस करेंगे। अब यहां पर नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो 28 डेज का टाइम पीरियड है, 14 माइनस करेंगे तो ओवुलेशन क्या आएगा 40। इसी डेज को यदि आपको बढ़ा दिया जाए, ये कह दिया जाए 30 डेज का मेस्ट्रुअल साइकिल है, तो भी आप क्या करेंगे 14 माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस करते ही टोटल नंबर ऑफ डेज जितने भी है मेस्ट्रुअल साइकिल उसमें 14 माइनस करेंगे तो ओवुलेशन डेट आ जाएगी। क्लियर है बेटा मेरी बात? ये तो बात हुई कौन कौन से हार्मोन की, टेस्टिस से रिलीज होने वाले टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से रिलीज होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात हुई। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं, तो एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। क्लियर? तो देखिए बेटा क्वेश्चन कैसा पूछा जा चुका है। देखिए बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया, ए टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड in the human body पहला ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है कॉर्पस कार्डियकम, तीसरा ऑप्शन है कॉर्पस एलेटम, चौथा ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए बेटा कैसा क्वेश्चन है, टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है, टेम्पोरेरी एंडोक्राइन, इसका मतलब परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए रहेगी फिर गायब हो जाएगी। अभी आपने देखा, मैंने मेस्ट्रुअल साइकिल में बताया आपको कि जो कार्पस ल्यूटियम है कुछ टाइम के लिए रहती है और फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। तो यहां पर कार्पस ल्यूटियम करेक्ट आंसर है, यही एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग
pairs of hormones are not antagonist, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैविंग अपोजिट इफेक्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। फर्स्ट ऑप्शन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सेकंड ऑप्शन पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। थर्ड एल्डोस्टेरोन एंड ANF। रिलैक्सिन एंड इनिबिन। देखो बेटा इसको भी समझे ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक। मैंने बार बार बताया कि एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट एक्शन कौन कौन कर। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये एक दूसरे के अपोजिट है एक्शन में, तो ये तो है। इट मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, नॉट एंटागोनिस्टिक, तो मैं कह सकता हूं इंसुलिन और ग्लूकागोन तो एंटागोनिस्ट है। पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन ये भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। पता भी होना चाहिए क्यों अपोजिट है। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये ग्लूकोज को लेवल को कम करता है, ये बढ़ाता है, तो ये क्या हो गया हाइपोग्लाइसेमिक, ये क्या है हाइपरग्लाइसेमिक। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है, ये हाइपोकैल्सेमिक है और ये हाइपरकैल्सेमिक, ये भी अपोजिट है। एल्डोस्टेरोन एंड ANF एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर और एल्डोस्टेरोन ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करता है, ये एक वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, तो ये भी क्या है अपोजिट है। तो ANF क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये वेसल्स को डायलेट कर, ये भी अपोजिट है। तो पहला भी अपोजिट है, दूसरा भी अपोजिट एक्शन है, तीसरा भी है, फोर्थ जो है ये नहीं है। रिलैक्सिन और इनिबिन, बेटा रिलैक्सिन और इनिबिन दोनों की एक्शन अलग अलग है। इनिबिन FSH की एक्टिविटी को इनिबिट करता है, रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया है एक बार ध्यान से समझे। सबसे पहले मैंने आपको बताया टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के अंदर जब इनका फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करेगा, आपको पता है जैसे जैसे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए ये एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। फिर मैंने बताया जो टेस्टिस है वो ह्यूमन बॉडी में मेल में प्रेजेंट होंगे, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और इनका ड्यूअल फंक्शन है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मींस स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, उसका मैच्योरेशन भी कराएगा। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है एंडोक्राइन, इट मींस टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है एंड्रोजन की फॉर्म में।
तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन किसने रिलीज किया? लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन है? ICSH, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो इस एंड्रोजन के क्या क्या रोल है? ये CNS को अफेक्ट करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर या लिबिडो पर इंफ्लुएंस डालता है। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी मूछों का आना, लो पिच वॉइस का होना, इन सभी को कंट्रोल भी करता है। साथ साथ में यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर एनाबॉलिक इफेक्ट भी डालता है। क्लियर? क्लियर है यहां तक? इसके अलावा मैंने यह भी बताया कि टेस्टिस की कट सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन में मेल जर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा वहां पर सर्टोली सेल्स भी पाई जाती है। सर्टोली सेल का फंक्शन बताया, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी मुलेरियन फैक्टर और इनिबिन रिलीज करती है, उनका रोल भी बताया। क्लियर? किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है तो वहां पर यदि ये टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट कम हो जाए तो यूनिकोइडिज्म मींस स्टेराइल हो जाता है, वो गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है मेरी बात? आपने केस देखा होगा, जानवरों के अंदर देखा होगा, एक बैल होता है, एक सांड होता है, दोनों की हाइट में भी अलग अलग अंतर होता है। सांड आकार में बड़ा होता है, बैल आकार में छोटा होता है। बैल का स्वभाव नॉर्मल होता है, सांड का एग्रेसिव होता है। तो सांड का एग्रेसिव क्यों हुआ? टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है। और बैल का नॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। तो ऐसे में जो बैल होता है उसका नॉर्मल बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि अर्लियर स्टेज में उसके टेस्टिस को कुचलकर नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में बैल को यूज लेते हैं, सांड को यूज नहीं ले सकते। तो एग्रेसिवनेस टेस्टोस्टेरोन को दर्शाता है। उसके बाद मैंने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी की लोकेशन क्या है, और ओवरी पेयर की फॉर्म में, एक जोड़ी की फॉर्म में प्रेजेंट है फीमेल बॉडी के अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करेंगी, और एंडोक्राइन फंक्शन की फॉर्म में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करवाती। तो ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन ग्रोविंग फॉलिकल से, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से एंड रिलैक्सिन कार्पस एल्बिकेंस से जो रिलीज हो रहा है। तो इसके लिए मैंने मेस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल ग्राफ भी बताया कि FSH, एस्ट्रोजन एंड देन LH एंड देन प्रोजेस्टेरोन का लेवल किस तरीके से मेस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर रहा है। और एक मेस्ट्रुअल साइकिल में 1 महीने के अंदर एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? प्रोजेस्टेरोन का रोल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्यूलाई का फॉर्मेशन करने में। रिलैक्सिन का रोल प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने में, जिससे चाइल्ड बर्थ में हेल्प हो सके। इसके अलावा एस्ट्रोजन का रोल फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर में, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, दाढ़ी मूछों का ना आना, स्केलेटल का फ्लेक्सिबल होना। आपने देखा होगा मेल और फीमेल का कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, लचक में ज्यादा होता है। तो स्केलेटल को फ्लेक्सिबल बनाने में रोल एस्ट्रोजन का है। हाई पिच वॉइस बनाने में रोल एस्ट्रोजन का है। फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का रोल एस्ट्रोजन का है। ये सभी मैंने हार्मोन के बारे में बात की आज आपसे। तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और उनके एंडोक्राइन फंक्शन, और उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन का रोल पता होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज का रोल बताया, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच।